हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल से हाई टू स्टडीज चेष्टा वाशनी। तो गाइस, आज की वीडियो से हम लोग एक नया टॉपिक इंडियन इको का शुरू कर रहे हैं, जो कि है सो कॉल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन। आप सभी ने सुना होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द। इसका मतलब भले ही आपको पता हो, शायद पता होगा, बट आज हम इसको इन डिटेल कवर करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट अस बिगिन। ओके, सो न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी, जिसको हमने बोल दिया ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन एक नई एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी के रूप में आया। कैसे? द न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी वॉज अडॉप्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द थर्ड प्लान, डेट इज ड्यूरिंग 1960s, 1960 के आसपास। यानी कि जब हमारा थर्ड प्लान लागू हुआ था, उस टाइम पर न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया ने अडॉप्ट किया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। The traditional agriculture practices followed in India were gradually being replaced by the modern technology and agriculture practices. जो भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमारी पुरानी थी, यानी कि ट्रेडिशनल जितनी भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी, वो धीरे धीरे कर मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में चेंज होने लगी, रिप्लेस होने लगी। ओके, द एम ऑफ दिस स्ट्रेटेजी वॉज टू रेज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन द सेलेक्टेड एरियाज ऑफ द कंट्री थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉडर्न इनपुट्स लाइक फर्टिलाइजर्स, ट्रेडेड मार्केटिंग फैसिलिटीज एक्सेट्रा। बेसिकली ये जो स्ट्रेटेजी थी, यानी कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, इसका एम क्या था? इसका एम था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और उसकी प्रोडक्टिविटी पर्टिकुलर कुछ सेलेक्टेड रीजन्स में हमारी कंट्री के बढ़ाया जाए, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और उसकी प्रोडक्टिविटी पर्टिकुलर कुछ एरियाज में बढ़ाई जाए थ्रू द हेल्प ऑफ द मॉडर्न इनपुट्स, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, क्रेडिट, मार्केटिंग फैसिलिटीज, सीड्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एक्सेट्रा। ये था छोटा सा इंट्रो कि जो न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी थी वो कब बनाई गई, क्या उसका एम था और क्यों ये बनाई गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन बेसिकली है क्या। इसकी जो डेफिनेशन है उसको हम क्लियर करते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस के टाइम पर, ये हम सब जानते हैं कि हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन थी उसकी 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। वो लोग एग्रीकल्चर पर ही हर तरीके से डिपेंड थे, फाइनेंशियली, फिजिकली और मेंटली, हर जगह से। खाली एग्रीकल्चर ही था, प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा अच्छा था, सेकेंडरी और टैरिशरी की तो बात ही नहीं करो। ठीक है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इंडिया से एग्रीकल्चर विटली डिपेंड्स ऑन द मॉनसून। अब एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, एग्रीकल्चर में भी पानी की जरूरत हुआ करती थी। ऑफ कोर्स सबको पता है इरीगेशन इज नेसेसरी फॉर द एग्रीकल्चर। तो इरीगेशन के लिए जो इंडियन पॉपुलेशन थी वो मानसून पर डिपेंड थी। एंड इन द केस ऑफ द शॉर्टेज ऑफ मानसून, और जब मानसून की शॉर्टेज हो जाया करती थी, मतलब मानसून सीजन नहीं होता था, बारिश नहीं होती थी, तो उन लोगों को बहुत सारी ट्रबल्स फेस करनी पड़ती थी। द फार्मर्स हैड टू फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल्स. Moreover, the productivity in the agriculture sector was very low due to the use of outdated technology and absence of required infrastructure. यहाँ तक कि जब मानसून की दिक्कत आती थी तो उनको ट्रबल्स फेस करनी पड़ती थी। उसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी थी वो भी बहुत लो थी, क्योंकि जो किसान थे वो लोग आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे थे, और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिक्वायर होता है एग्रीकल्चर के लिए वो एबसेंट था, वो था ही नहीं उनके पास। एज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंसिव एंड कंटिन्यूड एफर्ट्स ऑफ मैनी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, जब कई सारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने लगातार और बहुत अच्छे एफर्ट्स दिखाए कि एग्रीकल्चर को कैसे अच्छा बनाया जाए, तो उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन लॉन्च करा, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन चल रही थी, स्थिरता चल रही थी, वो कई जगह से परमानेंटली ब्रोक हो गई। तो अब ये इंट्रो था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आया क्यों, ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले एग्रीकल्चर की क्या सिचुएशन थी, और अब देखते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की डेफिनेशन है क्या। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो सबसे पहले आपकी डेफिनेशन लिखोगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन रेफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू द यूज ऑफ द हाई यील्डिंग वेराइटी और मेरिकल सीड्स, स्पेशली फॉर व्हीट एंड राइस। ग्रीन रिवॉल्यूशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो भी फूड ग्रेन्स होते हैं उसका बहुत लार्ज इंक्रीज हुआ था प्रोडक्शन में, क्योंकि HYV सीड्स यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, जिसको मेरिकल सीड्स भी बोला गया। मेरिकल सीड्स इसलिए बोला गया क्योंकि इन सीड्स का यूज़ करने में प्रोडक्शन ने एकदम से बहुत हाई ग्रोथ कर ली, बहुत हाई GDP में काम किया, जिसकी वजह से बोला गया कि जादुई सीड्स हैं, मेरिकल सीड्स हैं, स्पेशली फॉर द व्हीट एंड द राइस। ये जो सीड्स होती थी HYV सीड्स, स्पेशली व्हीट और राइस के लिए यूज़ की गई। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फूड ग्रेन्स, बेसिकली स्पेशली फॉर व्हीट एंड राइस, का प्रोडक्शन एकदम से लार्ज इंक्रीज में आया बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द HYV सीड्स। आई होप ग्रीन रिवॉल्यूशन है क्या, क्या डेफिनेशन है आपको क्लियर हुआ। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन इज अ स्पेक्टुलर एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर। इंडिया में उस टाइम पे 1960s के टाइम पर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो एक स्पेक्टुलर एडवांसमेंट के रूप में देखा गया, मतलब एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट एडवांसमेंट के रूप में देखा गया। अब कोई आपसे पूछे कि हु इज़ द फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो इसके दो फादर हैं, एक तो पूरे वर्ल्ड में जो माने जाते हैं और एक इंडिया में जो माने जाते हैं। तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, एन अमेरिकन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, इज कंसीडर टू बी द फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ये एक अमेरिकन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, ये फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन कंसीडर किए जाते हैं। उनको 1970 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला है, क्योंकि उन्होंने हाई यील्डिंग वेराइटीज़ को ब्रीड किया था, मतलब बनाया था। वहीं इंडिया में अगर हम देखें तो MS स्वामीनाथन जो है इंडिया में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट है वो लेकर आए थे। अब अगर हम और ज़्यादा देखें कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का ओरिजिन बेसिकली है क्या, तो
खरीफ सीजन जो कि 1966 की बात कर रहे हैं, 1966 के खरीफ सीजन में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के प्रोग्राम यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंडिया ने अडॉप्ट किया। इस प्रोग्राम के अंदर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को माना गया, इरीगेशन फैसिलिटीज एडिक्वेट की जाएं, ये इस पर ध्यान दिया गया। यहाँ तक कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एक्सेट्रा इन सब पर भी ध्यान दिया गया। इसी वजह से देखा जाए तो इंडियन एग्रीकल्चर ने धीरे धीरे करके नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। दिस न्यू स्ट्रेटेजी इज ऑल्सो नोन एज द मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये जो न्यू स्ट्रेटेजी थी, जो न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी थी इंडिया में, इसको ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ साथ मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले सारे ट्रेडिशनल मेथड्स एग्रीकल्चर के लिए यूज किए जाते थे, बट जैसे ही ग्रीन रिवॉल्यूशन आया लोगों ने कई सारे मॉडर्नाइजेशन अपने एग्रीकल्चर प्रोसेस के अंदर लेकर आए। इन द ईयर ऑफ 1967 टू 1968 की अगर हम बात करें, इस साल में फूड ग्रेन बहुत ज़्यादा बढ़े। अगर हम कंपेयर करते हैं तो 1966 से 1967 28.8% ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ इफ कंपेयर टू दिस ईयर। ठीक है, दिस सक्सेस वाज एट्रीब्यूटेड टू न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी एंड इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। ये जो प्रोडक्शन हुआ, ये जो इंक्रीज हुआ एकदम से, ये बोला गया कि ये न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी जो हमने अडॉप्ट करी है, यानी कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हमने अडॉप्ट किया है, उसकी वजह से ये आया और इंडिया इस टाइम पर सेल्फ सफिशिएंट हो गया था इन द फॉर्म ऑफ द फूड ग्रेन्स की। मतलब फूड ग्रेन्स के मामले में हम लोग सेल्फ सफिशिएंट उस टाइम पर हो गए थे। ये था हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या पूरा पैराग्राफ जो हमने अब तक पढ़ा, ये था ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब हम देखें HYV सीड्स, जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन मेन क्या थी, HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ये क्या है और क्यों इनको लिया गया। HYV सीड्स मेन रीजन फॉर द एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। HYV सीड्स जो थी वो जो बाद में एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ कि मतलब बहुत सारी दिक्कतें आई रिवॉल्यूशन के बाद भी, वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो हम, वरना ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो जो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ था बाद में, उसका मेन कॉज था HYV सीड्स। तो अब उनको देखते हैं वो क्या थी। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन अकर प्राइमरी ड्यू टू द मिरेकल ऑफ न्यू वंडर सीड्स HYV सीड्स। मतलब जो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ वो बेसिकली मेरिकल जो हुआ था, मतलब मेरिकल सीड्स यानी कि HYV सीड्स की वजह से हुआ, जिसकी वजह से जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो पर एकड़ एकदम से ऊंचाई पर गया, इनक्रेडिबल हाइट पर गया, बहुत तेजी से बढ़ गया, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। These seeds can be used in those places where there are adequate facilities for drainage and the water supply. ये सीड्स खाली उन्हीं प्लेसेस में यूज की जाती हैं जहां पर अच्छा इरिगेशन फैसिलिटीज हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, वाटर सप्लाई हो। सीधी बात, इन सीड्स के लिए ज़्यादा पानी चाहिए, इसलिए ये वही जगह पर यूज़ की जाएंगी जहाँ पर ड्रेनेज और वाटर सप्लाई अच्छी फैसिलिटीज़ में हो, एडिक्वेट फैसिलिटीज़ में हो। एज कम्पेयर टू अदर ऑर्डिनरी सीड्स, मतलब अगर हम HY सीड्स को अदर ऑर्डिनरी सीड्स जो नॉर्मल हमारी सीड्स यूज होती हैं उनसे कंपेयर करें, तो दीज सीड्स नीड हैवी डोजेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, लगभग 4 to 10 टाइम्स मोर फर्टिलाइजर्स टू गेट द लार्जर पॉसिबल प्रोडक्शन। ये जो HYV सीड्स हैं, अगर हम इनको ऑर्डिनरी सीड से कंपेयर करें तो इनको इफ कंपेयर टू दीज सीड्स लगभग 4 से 10 टाइम्स मोर फर्टिलाइजर्स, मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स की नीड है ताकि हम इनसे ज़्यादा पॉसिबल प्रोडक्शन कर सकें। ठीक है, सो टू डिराइव बेनिफिट फ्रॉम द HYV सीड्स, अगर हमें HYV सीड से बेनिफिट चाहिए तो फार्मर्स को 2 चीज़ें करनी बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहला, रियलेबल इरीगेशन फैसिलिटीज, मतलब इरीगेशन फैसिलिटीज उनको अच्छी रखनी है। दूसरा, उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब पैसा होना चाहिए, क्योंकि उनको फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के लिए खरीदने ज़्यादा पड़ेंगे इफ कंपेयर टू ऑर्डिनरी सीड्स। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा HYV सीड्स हो गया, हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन भी हो गया और क्यों ये अडॉप्ट किया गया, कौन इसके फादर थे, ये भी हमने सामने पढ़ लिया। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन को 2 फेजेस में बांटा गया इंडिया में। ऐसा माना गया कि इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन 2 फेजेस में आया। पहला फेज में कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में आया था और दूसरे फेज में और ज़्यादा इंप्रूव होकर आया। तो उन दोनों फेजेस को हम कवर करते हैं। इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंस द सक्सेस ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन 2 फेजेस। इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन ने 2 फेजेस में बांटा गया, 2 फेजेस में इसकी सक्सेस बताई गई है। पहला फेज जो माना जाता है वो माना जाता है मिड 60s से लेकर मिड 70s तक। द यूज ऑफ द HYV सीड्स वाज रिस्ट्रिक्टेड इन मोर एफिल्यूमेंट स्टेट्स, मतलब ये जो HYV सीड्स थी इनका यूज कुछ पर्टिकुलर एफिल्यूमेंट स्टेट्स में माना गया, जैसे कि पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एक्सेट्रा। बेसिकली वो सारे स्टेट्स जो कि वीट ग्रोइंग रीजन्स थे। ये मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया कि HYV सीड्स यानी कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो मेनली वीट एंड राइस के लिए आया। तो फर्स्ट फेज में ऐसा माना गया कि ये खाली वीट ग्रोइंग रीजन्स जितने भी हैं उसमें आया था और उन्हीं में सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट हुआ था। फर्स्ट फेज में माना जाता है कि ये मिड 60s से लेकर मिड 70s तक की बात है। अब सेकंड फेज की अगर हम बात करें तो ये मिड 70s से मिड 80s की बात है। इसमें यह माना गया कि HYV सीड्स की जो टेक्नोलॉजी थी वो लार्जर नंबर ऑफ स्टेट्स में स्प्रेड हुई और भी ज़्यादा लोग इसको यूज़ करने लगे, और ना ही खाली वीट के लिए, ये नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स के लिए यूज़ की जाने लगी, मतलब वीट के साथ कई और तरीके की वैराइटीज के लिए ये यूज की जाने लगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हुआ। अगर नहीं हुआ है तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट। एंड इस वीडियो को आप अच्छे से समझिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन के मेरिट्स पढ़ेंगे एंड डीमेरिट्स पढ़ेंगे। तो यहाँ तक अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम है तब भी। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और घर में भी सबको बताना। बाकी स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।